उत्तर प्रदेश के एटा शहर के अंदर भूतेश्वर शमशान घाट है। शमशान घाट में 4 लोगों की चिताएं थीं जो बिल्कुल पूरी तरह से तैयार हो चुकी थीं। इसी बीच में आवाज़ लगाई जाती है कि इन चिताओं को कौन मुखाग्नि देगा। दरअसल जैसे ही मुखाग्नि देने वाली बात आती है तभी 12 साल के एक बच्चे का नाम बुलाया जाता है, देवांश। देवांश मुखाग्नि देगा। असल में देवांश को मुखाग्नि नहीं देनी थी, मुखाग्नि देनी थी कमल सिंह को, लेकिन कमल सिंह जो होता है वो सलाखों के पीछे पहुंचने वाला था, वो भी कोतवाली के अंदर बंद था। वो पुलिस वालों से रिक्वेस्ट कर रहा है, हाथ जोड़ते हुए भीख मांग रहा है, एक तरह से कह रहा है कि साहब बस मुझे अंतिम दर्शन तो करने दो, मुझे जाने दो प्लीज़। जो बार बार रिक्वेस्ट कर रहा है, जोर जोर से रो रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है। पुलिस वाले कहते हैं ठीक है, हम लोग देखते हैं, बातचीत करते हैं। जहाँ पर अंतिम संस्कार हो रहा था वहीं पर कुछ पुलिस वाले भी मौजूद होते हैं। पुलिस वालों को फ़ोन करके बात बताई जाती है। परिवार वालों से, जिम्मेदार लोगों से बातचीत की जाती है कि ये कमल सिंह बार बार शोर मचा रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, कह रहा है कि मुझे अंतिम बार दर्शन करने दो, मुझे मौके पर आने दो, मैं भी आना चाहता हूँ, मैं भी देखना चाहता हूँ। पुलिस वाले कहते हैं ठीक है, हम लोग बात कराते हैं। घर के जिम्मेदार लोगों से जैसी बातचीत होती है, उन्हें घर के जिम्मेदार लोगों को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है, कहते हैं कि वो यहाँ दिखना नहीं चाहिए, अगर यहाँ आया, यदि उसने चिताओं को हाथ लगाने की कोशिश की तो हमसे अनर्थ हो जाएगा। इस तरह की बात जब पुलिस वाले सुनते हैं तो पुलिस वाले साफ साफ कह देते हैं तुम्हारे घर वाले, परिवार, रिश्तेदार ही तैयार नहीं है तो हम तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दे सकते। अब जो 12 साल के बच्चे को आवाज़ लगाई जाती है उसको पूरी तरह से बताया जाता है कि बेटा तुम्हें क्या करना है। दरअसल उस 12 साल के बालक की एक बहन की लाश थी उसके अंदर, यानी कि चिता थी, एक उसकी माँ की चिता थी, एक उसके दादा की चिता थी, तो एक उसकी दादी की चिता थी। एक ही परिवार के 4 सदस्यों की एक साथ कत्ल होता है और कत्ल होने के बाद फिर उनकी चिताओं को जब आग लगाई जाती है, मुखाग्नि दी जाती है, तभी वहाँ आसपास के लोग कहते हैं कि देखो जिसका असली हक था वो तो सलाखों के पीछे पहुँच गया है और जिसको गोद लिया हुआ था वो मुखाग्नि दे रहा है। क्या है पूरी कहानी? इस कहानी ने पूरे इलाके को झकझोर दिया है, लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि एक इकलौता बेटा आखिरकार कातिल कैसे हो सकता है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के एटा की। एटा के अंदर जो शहर कोतवाली है, उसी शहर कोतवाली क्षेत्र में आने वाला शिकोहाबाद रोड का एक गाँव लगता है नंगला प्रेमी। बात कर रहा हूँ 19 जनवरी 2026 की दोपहर लगभग 2:17 के आसपास का वक्त हो रहा था। इस घर का एक बालक है जिसका नाम देवांश है, उम्र जिसकी 12 साल के आसपास है। कलावती सरस्वती शिशु मंदिर के बाहर काफ़ी देर तक इंतजार करता रहता है और इंतजार करने के बाद जब उसे कोई लेने के लिए नहीं आता है तो वो गुस्से में तमतमाया हुआ था। उसे गुस्सा इसलिए बात पर आ रहा था कि रोज़ तो कोई ना कोई लेने आता था, लेकिन आज कोई भी लेने नहीं आया है। और जो उसका बैग था उस बैग को वो खुद ही लेके आया था, क्योंकि घर से जब भी कोई सदस्य उसको लेने के लिए आता है तो उस बच्चे के बैग को स्कूल तक पहुंचाने की जिम्मेदारी और स्कूल से वापस लाने की जिम्मेदारी ज़्यादातर घर वालों के पास ही हुआ करती थी। उसे गुस्सा आ रहा था और गुस्सा आने के बाद वो जैसे घर के अंदर प्रवेश कर रहा है, जो घर का उसका दरवाज़ा है, मेन मुख्य गेट है, छोटा वाला हिस्सा हमेशा खुला रहता है, कोई भी कभी आओ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। गुस्से में जाता है, बाबा को अपने नमस्ते राम राम करता है और जैसे ही बाबा को राम राम करता है तो बाबा की तरफ से कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा था। अभी वो गुस्से में था और लेकिन उसका गुस्सा एकदम से हंसी में बदल जाता है। और हंसी में इसलिए बदल जाता है क्योंकि उसके कानों तक ऊपर वाले कमरे में पंखे की चलने की आवाज़ पहुंच जाती है। वो हंसते हुए कहता है कि इतनी ठंड में किसको गर्मी लग रही है, क्या हो गया जिसने पंखा चलाया हुआ है। तुरंत ही वो दौड़ते हुए अपनी माँ को, अपनी दादी, अपनी बहन को, इनको सबको आवाज़ लगाता है बारी बारी से और ऐसे एक एक सीढ़ी चढ़ता हुआ ऊपर वाले कमरे में पहुंच जाता है। कमरे में जाने के बाद उसने सबसे पहले उस पंखे को बंद किया और पंखे को बंद करने के बाद जैसे ही कमरे में उसकी फर्श पर नज़र पड़ती है तो सबसे पहले वो अपनी दीदी को देखता है, बहन को देखता है। बहन जिसका नाम ज्योति होता है, जिसकी उम्र लगभग 22 साल के आसपास होती है। वो खून से बहुत बुरी तरह से लथपथ थी, नहाई हुई थी, चारों तरफ ब्लड फैला हुआ था। जब बहन से नज़र अलग हटती है तभी बराबर में 65 साल की उसकी दादी श्यामा देवी भी वहाँ पड़ी हुई थी, वो भी खून से लथपथ थी। इसके बाद उस बच्चे की नज़र पड़ जाती है बेड पर उसकी माँ रत्ना देवी, जिनकी उम्र लगभग 48 साल के आसपास होती है, वो बेड पर पड़ी हुई थी। तीनों को एक साथ इस हालत में देखने के बाद उस लड़के के अंदर से एकदम डर बैठ जाता है, कांपने लगता है। 12 साल का वो बालक है जो अभी कक्षा 5 में पढ़ रहा है, उसे ये पता भी नहीं है कि हुआ क्या है। उधर से वो भागता हुआ जब नीचे आता है तो सबसे पहले आने के बाद जो आंगन में नीचे बाबा लेटे हुए हैं, बाबा को बार बार वो हिलाने की कोशिश कर रहा है, बाबा बाबा देखो ऊपर क्या हुआ है। लेकिन जब बाबा का जब चेहरा वो देखता है तो उस चेहरे को देखने के बाद उस बालक की चीख निकल जाती है। यहाँ से निकलता है, निकलने के बाद सबसे पहले घर से बाहर सामने जो बिल्कुल ठीक घर है, एक जसवीर सिंह नाम के व्यक्ति का घर है। जसवीर सिंह के घर में जाता है, आवाज़ लगाता है, लेकिन जसवीर सिंह घर पर मौके पर नहीं थे। उनकी पत्नी होती हैं अनीता। अनीता को देखता है, आंटी जी मेरी बात सुनो, तुम जल्दी से घर चलो। आंटी का हाथ पकड़ता है और आंटी का हाथ पकड़ने के बाद उन्हें
अपने साथ अपने ही घर में लाता है। दादा को दिखाता है, उसके बाद फिर दादी को दिखाता है, बहन को दिखाता है, माँ को दिखाता है। ये सब देखने के बाद जैसे अभी बालक परेशान था और देवांश, ठीक वैसे ही सामने वाली अनिता आंटी भी परेशान हो जाती हैं। उस बच्चे को पुचकारती हैं, प्यार करती हैं और उसे नीचे लेके आ जाती हैं। सबसे पहले वो अपने घर में जाती हैं। अपने घर जाने के बाद अपना मोबाइल निकालती हैं और मोबाइल निकालने के बाद अपने पति जसवीर को फ़ोन करती हैं। और जसवीर को फ़ोन करने के बाद जो उन्होंने अभी देखा है उस दृश्य को वो अपने मुंह से बयां करती हैं। कहती कि देखो सामने वाले घर में इस तरह की बात हुई है। फ़ोन जल्दी से कट जाता है। जसवीर तत्काल ही इस घर का जो बेटा है जिसका नाम कमल सिंह है उसको फ़ोन लगाता है। फ़ोन लगाने के बाद उससे बातचीत करने की कोशिश कर रहा था। पहली बार फ़ोन लगाता है, उठता नहीं है। दूसरी बार फ़ोन लगाता है, उठता नहीं है। फिर तीसरी बार फ़ोन लगाया जाता है, तब भी फ़ोन उठता नहीं है। आखिरकार जसवीर परेशान हो जाता है। इधर से वो जसवीर बताता है कि मैंने कई बार कमल को फ़ोन किया है लेकिन कमल का फ़ोन लग नहीं रहा है। आखिरकार करूँ तो क्या करूँ। अब अनीता आंटी के सामने कोई ऑप्शन नहीं था। उसने ज़ोर ज़ोर से चीखना शुरू कर दिया, चिल्लाना शुरू कर दिया, लोगों को अपनी तरफ बुलाना शुरू कर दिया कि जल्दी से यहाँ पर आ जाओ, कुछ बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है, कुछ बहुत बड़ी बात हो गई है। और जैसे लोगों ने उस अनीता की चीखों को सुना, उसकी बातों को सुना, उस बच्चे की बातों को सुना और जब घर में जाकर देखते हैं तो घर का दृश्य देखने के बाद हर किसी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं ये हुआ क्या है। इसी बीच में पुलिस को सूचना दी जाती है और पुलिस यानी कि एएसपी श्वेताब पांडे मौके पर पहुंचते हैं अपनी भारी पुलिस टीम के साथ। और जब यहाँ पर पहुंचते हैं तो यहाँ आने के बाद जब अभी तक तो उन्हें पता था कि जो घर का मुखिया है जिसका नाम गंगा सिंह शाक्य है, जिसकी उम्र लगभग 70 साल के आसपास है, वो भी मर चुका है। श्यामा देवी की सांसें चल रही हैं लेकिन श्यामा देवी की जो बहू है, बेटे की बहू रत्ना देवी, वो मर चुकी है और जो पोती है यानी कि ज्योति वो भी मर चुकी है। श्यामा देवी को तत्काल ही मेडिकल कॉलेज के लिए भेजा जाता है। इमरजेंसी वार्ड में जब उससे भर्ती कराया जाता है तो महज 10 मिनट के बाद ही पुलिस के पास फ़ोन पहुंच जाता है कि श्यामा देवी इस दुनिया में रही नहीं है, उन्हें हम बचा नहीं सके। क्योंकि एक ही घर के अंदर 4 लोगों की हत्याएं होना, वो भी दिन दहाड़े होना, तो ये अपना अपनी चर्चा का विषय बन जाता है। देखते ही देखते पूरे इलाके में ये खबर आग की तरह फैल जाती है। अब आगरा के एडीजी होते हैं अनुपम कुलश्रेष्ठ, साथ ही अलीगढ़ के डीआईजी प्रभाकर चौधरी, एसएसपी श्याम सिंह नारायण, इनको भी सूचना मिल जाती है। ये भी अपने मौके पर पहुंच जाते हैं जांच पड़ताल के लिए। फॉरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड, सबके सब आते हैं। अब जो डॉग था वो डॉग घर में आने के बाद उसको कुछ सुंघाया जाता है, कभी वो नीचे जाता है कभी ऊपर जाता है और घर के अंदर ही चारों तरफ चक्कर काटता रहता है। तो इससे ये समझ नहीं पा रहे थे पुलिस वाले कि आखिरकार ये घर से बाहर क्यों नहीं जा रहा है। तो ऐसा लग रहा था पुलिस वालों की जैसे घर के अंदर ही कातिल छिपा हुआ है, घर के अंदर ही कहीं ना कहीं कातिल है। पूरे घर की तलाशी ली जाती है, घर को देखा जाता है। ना तो कोई चोरी हुई थी, ना ही लूट की किसी ने कोशिश की थी और ना ही यहाँ पर कुछ इनके अलावा कुछ ज़्यादा मारपीट के कोई निशान थे, ना ही कुछ संघर्ष जैसी स्थिति थी। आखिरकार ये हुआ क्या है। अब जब इसके बारे में ये जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही थी तो पुलिस को अभी तक कोई भी सबूत ऐसे हाथ नहीं लग रहे थे कि किसी बाहरी व्यक्ति का काम होगा। पुलिस को लग रहा था कि किसी ने कुछ घर में ही किया था। अब पुलिस ने ये जानकारी जब जुटाने की कोशिश की, जो इस घर के मुखिया हैं जिनका नाम गंगा सिंह शाक्य है, वो मूल रूप से रहने वाले उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले का थाना लगता है सहाबर, और सहाबर थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है ऊंचा नगरिया। ऊंचा नगरिया के रहने वाले होते हैं। उनकी जो पत्नी होती है जिनका नाम श्यामा देवी होता है, उनका एक बेटा होता है जिसका नाम कमल सिंह होता है और एक बेटी होती है जिसका नाम नीलम देवी होता है। अब इन दोनों की शादी भी हो जाती है, बच्चे ये बड़े हो रहे थे। करीब करीब अब से 15 साल पुरानी बात है। इन्होंने उस कासगंज को छोड़ने के बाद सीधा एटा आते हैं और एटा में नंगला प्रेमी नाम के एक गांव के अंदर रहना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर अपना घर बनाते हैं और साथ ही यहाँ से शिकोहाबाद रोड पर गंगा सिंह ने एक क्लिनिक बनाया हुआ था। वो पेशे से डॉक्टर थे और डॉक्टर होने की वजह साथ साथ ही उन्होंने अपने बेटे को भी अपने ही साथ काम पर रख लिया, यानी कि उसके लिए एक मेडिकल स्टोर खुलवा दिया था। बेटी की शादी कर देते हैं और जब बेटी की शादी हो जाती है तो ये ज़िंदगी बहुत ठीक ठाक कट रही थी। जो इनका बेटा होता है कमल सिंह, उसको 2 बेटियां होती हैं। एक बेटी का नाम लक्ष्मी होता है बड़ी का, छोटी बेटी का नाम ज्योति होता है। लेकिन करीब 12 साल पुरानी बात है, जब उनको एक बेटा होता है तो बेटे की असमय मौत हो जाती है। अब ऐसी स्थिति में और बच्चे की एक बेटे की चाहत थी। तभी उन्होंने अपनी बहन नीलम से कहा कि बहन, अगर तुम्हें कोई ऐतराज़ ना हो, तुम्हें कोई दिक्कत ना हो, तो क्या मैं तुम्हारे बेटे को गोद ले सकता हूँ। नीलम को शुरुआत में ये बात अजीब लग रही थी, लेकिन जब माँ ने भी यही बात कही और भाभी ने भी यही बात कही और बाबा ने भी यही बात कही, तो सबके सब लोग जब एक ही बात बोल रहे थे तो आखिरकार नीलम अपना बच्चा देने के लिए तैयार हो जाती है और उस बेटे का नाम रखा जाता है देवांश। ये एक 7 लोगों की फैमिली है, जिसमें दादा हैं, जिसमें दादी हैं, जिसमें बेटा है, जिसमें बहू है, जिसमें 2 बेटियां हैं और एक पोता है। ये ज़िंदगी अच्छी खासी चल रही थी। लेकिन करीब 4 साल पहले की बात है
गंगा सिंह शाक्य जो होता है, गंगा सिंह शाक्य को कैंसर जैसी गंभीर बीमारी हो जाती है, और जब गंभीर बीमारी हो जाती है तो वो धीरे धीरे वक्त जैसे आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे उनकी स्थिति और भी गड़बड़ हो जाती है। लगभग 1 साल से वो बिस्तर पर ही पड़े हुए थे ना, जो भी अपने दैनिक कार्य होते हैं उन दैनिक कार्य करने में भी वो असमर्थ हो जाते हैं। आखिरकार पुलिस ने अब जब इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू किया है कि घर में कौन आया कौन नहीं आया, किसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया था, रिश्तेदारों से पूछताछ करना शुरू किया, आसपास के लोगों से पूछताछ करना शुरू किया, कहीं से कोई क्लू नहीं मिल पा रहा था। इसी बीच में पुलिस को 2 क्लू मिलते हैं, और 2 क्लू कुछ ऐसे होते हैं जो घर के पास में एक घर है वहां पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, और सीसीटीवी कैमरे से पता चलता है कि 12:40 के आसपास कमल सिंह अपने मेडिकल स्टोर से खाना खाने के लिए आया था, और जो बड़ी वाली बेटी होती है वो मेडिकल स्टोर पे ही थी, लक्ष्मी, और यहां से वो 1:55 पर यहां से घर से बाहर चला जाता है। लेकिन इस बीच में ना कोई आता है ना कोई जाता है। इसके बाद 2:17 के आसपास वो बालक है देवांश, वो घर के अंदर प्रवेश करता है। 1 मिनट के बाद ही वो सामने वाली आंटी को बुला के लेके आता है। अब पुलिस ने चारों तरफ ये देखने की कोशिश की कि कोई बाहर से तो नहीं आया, कोई दूसरे रास्ते से तो नहीं आया है। पुलिस को ऐसा कोई क्लू मिल नहीं पा रहा था, और इसी बीच में ज्योति का मोबाइल जब पुलिस के हाथ में लगता है तो ज्योति के मोबाइल से पता चलता है कि 1:10 पर उसने अपनी बड़ी बहन लक्ष्मी को फ़ोन करके बातचीत की थी। यानी कि लक्ष्मी का फ़ोन आया था, उसने पूछा पिताजी कहाँ हैं, उसने कहा वो खाना खाने के लिए आए हैं, और 1:20 तक उसने यहाँ घर में ही रहते हुए व्हाट्सएप पर वो किसी से बातचीत कर रही थी। 1:20 के बाद उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। आखिरकार वो यानी कि उसका जो फ़ोन था वो बंद हो चुका था। अब वो उससे फ़ोन खोलने की स्थिति में वो बची ही नहीं थी। क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, अब इस घर के अंदर प्राइम सस्पेक्ट सिर्फ एक ही व्यक्ति था, कमल सिंह। पुलिस ने कमल सिंह को हिरासत में लिया, उससे पूछताछ करना शुरू कर दिया। उससे जब बातचीत करती है पुलिस, सख्ती से पूछताछ करती है, तब वो बताता है कि साहब जो उसकी छोटी वाली बेटी है, पढ़ाई करने के बाद वो नोएडा चली जाती है। नोएडा जाने के बाद उसको एक लड़के से प्यार हो जाता है, वो उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। हमें इस रिश्ते से कोई भी एतराज़ नहीं था, हमारे घर के हर एक सदस्य ने इस रिश्ते को मंजूरी दे दी। लड़का चंडीगढ़ का रहने वाला होता है, लड़के के परिवार वालों ने भी इस शादी को लेकर हामी कर दी, और 10 अक्टूबर 2025 को धूमधाम से घर में गोद भराई होती है। उसकी कोशिश थी कि दोनों बेटियों की शादी एक साथ हो जाए, लेकिन दूसरी बेटी के लिए कहीं कोई रिश्ता मिल नहीं पा रहा था, तो आखिरकार फिर छोटी वाली बेटी की ही शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और वो तारीख रखी जाती है 10 फरवरी 2026। इसकी शादी होनी थी, तय तारीख पर घर में पूरी तैयारी चल रही थी, लेकिन लड़की जहाँ शादी होनी थी वहाँ से 4 लाख रुपए की डिमांड आ रही थी कि 4 लाख रुपए का इंतजाम करके दे दीजिए। शायद 4 लाख रुपए ही देने थे, इसके अलावा कुछ पैसे से वगैरह देने भी नहीं थे। कमल सिंह को 4 लाख रुपए का इंतजाम करना था, और वो इंतजाम नहीं कर पा रहा था। धीरे धीरे करके वक्त आगे बढ़ रहा था, शादी की तारीख नज़दीक आ रही थी। वो अपनी माँ से जाकर बोला, श्यामा देवी से, माँ मुझे पैसे दे दो, मुझे पैसे की सख्त ज़रूरत है, मुझे उनके यहाँ भिजवाने हैं लड़के वालों के पास। उसकी माँ कहती है, श्यामा देवी मेरे पास 3 लाख रुपए हैं, तो मुझे अकाउंट नंबर दे दो, मुझे तुम पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, मुझे सिर्फ 3 लाख रुपए देने थे और तुम्हें सिर्फ 1 लाख रुपए का इंतजाम करना था। तुम 1 लाख रुपए का भी इंतजाम नहीं कर पाए। मैं पैसे तुम्हारे हाथ में दूंगी नहीं, अगर पैसे चाहिए तो मुझे उनका अकाउंट दे दो, मैं सीधे उनके अकाउंट में डाल दूंगी। जब बेटे से इस तरह की बात हो रही थी तो बेटा भी परेशान था, और ये तारीख आ जाती है 19 जनवरी 2026 की दोपहर का समय था, जब वो अपने मेडिकल स्टोर से खाना खाने के लिए आता है। बड़ी वाली बेटी लक्ष्मी को मेडिकल स्टोर पर बिठा देता है, वो घर आता है। घर आने के बाद अब उसकी पत्नी पूछती है कि पैसे का इंतजाम हुआ कि नहीं हुआ। जब रत्ना देवी ने ये पूछा तो उसने कहा कि पैसे का इंतजाम तो नहीं हुआ है। रत्ना देवी को बहुत ज़्यादा गुस्सा जाता है, और वो कहने लगती है कि तुम बहुत ही बड़े बेशरम टाइप के इंसान हो, तुम अपनी बेटी के लिए 1 लाख रुपए का भी इंतजाम नहीं कर पा रहे हो, और 1 लाख रुपए का अगर इंतजाम कर दोगे तो उसकी शादी हो जाएगी, कैसे आदमी हो। जब उसकी पत्नी को गुस्सा आता है तो वो अपने पति के साथ गाली गलौज करना शुरू कर देती है। जब गाली गलौज कर रही थी तो उसे इतना गुस्सा आया कि उसने अपनी पत्नी का गला पकड़ा, और गला पकड़ कर उसको बेड पर पटक देता है। वो बेचारी पड़ी हुई अपने बेड पर रोना शुरू कर देती है, क्योंकि उसे अपनी बेटी की शादी की बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही थी। काश बेटी की शादी अगर टाइम पर हो जाए तो कितना अच्छा है। लेकिन कमल सिंह को गुस्सा ज़्यादा आने लगता है। कमल सिंह सीधा छत पर पहुंचता है, इंटरलॉकिंग की एक ईंट थी, उस ईंट को लेके आता है, और जैसे ही उसकी माँ यानी कि उसकी पत्नी जो रत्ना देवी है वो बेड पर पड़ी हुई थी, उसे आप देखता है, ताप देखता है, और एक के बाद एक सर में ईंट मारना शुरू कर देता है। और जैसे एक के बाद एक सर में ईंट मार रहा था तो उसकी मौत हो जाती है। और यहाँ इन आवाज़ों को सुनने के बाद जो बेटी होती है छोटी वाली ज्योति, जिसकी उम्र 22 साल होती है, वो दौड़ते हुए कमरे में आती है। कमरे में आने के बाद अपने बाप से कहती है, तू आज से मेरे लिए मर चुका है, तू बहुत ही बुरा इंसान है। और जैसे ही बेटी ने यह बात कही तो बाप कहता है, सब तेरी वजह से तो हो ही रहा है। उसने अपनी बेटी को पकड़ा, और पकड़ने के बाद उसके सर में एक के बाद एक ईंट मारना
शुरू कर दिया। बार बार वार कर रहा था और बार बार वार करते करते चेहरा पूरी तरह से, जैसे पत्नी का बिगड़ चुका था वैसे ही चेहरा उसकी बेटी का भी बिगड़ चुका था, क्योंकि चेहरे पर, उसके सर पर वो लगातार ईंट मार रहा था। ये आवाज़ें अब नीचे तक पहुंच जाती हैं। नीचे उसकी माँ होती है श्यामा देवी। श्यामा देवी को लग रहा था कि पता नहीं ये क्या घर में बवाल मचा हुआ है। वो ऊपर पहुंचती है ताकि अपने बेटे को समझा सके, और जैसे ही अपने बेटे के हाथ में उसने ईंट देखी, उसने अपनी पोती को मरा हुआ देखा, उसने अपनी बहू को मरा हुआ देखा। वो कहती है कि तुझसे बड़ा बेशरम इस दुनिया के अंदर मिल नहीं सकता, आखिरकार तूने ये भी काम कर दिया, तुझसे इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। तुरंत वो उसके हाथ में ईंट थी ही, उसने अपनी माँ के सर में भी वैसे ही मारना शुरू कर दिया जैसे क्या उसने अपनी पत्नी को मारा है, अपनी बेटी को मारा है। अब माँ भी वहीं फर्श पर गिर जाती है। उसके बाद ऊपर से उतर के आता है, और जब ऊपर से उतर के आ रहा था तब देखता क्या है, तो बाप, हालांकि वो चलने फिरने में असमर्थ है, 1 साल से वो अपने बिस्तर पे पड़ा हुआ है, दैनिक कार्य उसके घर के ही सदस्य किया करते हैं, वो समझ जाता है कि आज कमल ने घर के अंदर कुछ ना कुछ अनर्थ कर दिया है। वो फिर से वापस जाता है, उस ईंट को उठा के लाता है। ईंट उठाने के बाद अपने पिताजी के सर में एक के बाद एक कई वार करता है, जैसे उसने पत्नी को मारा है, जैसे उसने माँ को मारा है, जैसे उसने अपनी बेटी को मारा है। हत्या करने के बाद यहाँ से सीधा मेडिकल स्टोर जाता है, अपनी बेटी से 500 रुपये मांगता है। 500 रुपये मांगने के बाद वो कासगंज रोड पर कोई मेडिकल पड़ता है, वो पेट्रोल पंप पड़ता है, वहाँ से अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाता है। इसी बीच में लगातार फ़ोन पहुँच रहे थे और वो चाहता था अपनी जीवन लीला को समाप्त करना, लेकिन उसका दिमाग घूम जाता है। वापस घर आता है तो बहुत सारे लोगों की भीड़ लगी हुई थी। अब उसने नाटक करना शुरू कर दिया, रोना शुरू कर दिया, उस गम में शरीक होना शुरू कर दिया। ऐसा कर रहा था जैसे सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन जब बड़े अधिकारी, एडीजी, डीआईजी मौके पर आए थे, एसएसपी आए थे, तो उनकी नज़र उस व्यक्ति के जूतों पर पड़ जाती है, और जूतों पर ब्लड के छोटे छोटे स्पॉट लगे हुए थे, निशान लगे हुए थे। और जब उन्होंने उसे गौर से देखा तो उसके कपड़ों पर भी कहीं कहीं ब्लड के निशान थे, क्योंकि माहौल एकदम से गर्म था। लोग कुछ कह ना दें, क्योंकि इस घर में 4 लोग मर चुके हैं, इसलिए वो एकदम उस पर हाथ नहीं डालना चाहते थे। जब 2-3 घंटे, कई घंटे बीत जाते हैं, जब सीसीटीवी फुटेज आ जाती है, उस सीसीटीवी फुटेज को कई लोगों के सामने दिखाया जाता है, घर के अंदर प्रवेश करता हुआ, घर के अंदर से निकलता हुआ, तभी लोगों को यकीन हो जाता है कि कमल सिंह ने ही कुछ किया है। और कमल सिंह अपने जुर्म को कबूल कर लेता है, और उसको अपने माँ, अपने बाप, अपनी पत्नी, अपनी बेटी के शरीर को, यानी कि चिता को मुखाग्नि देने का भी अवसर नहीं मिलता। और ये मौका दिया जाता है देवांश को। अब देवांश की परवरिश कैसे होगी, लक्ष्मी की शादी कैसे होगी, लक्ष्मी कैसे अपनी ज़िंदगी चलाएगी, इस बात को लेकर प्रशासन बहुत ज़्यादा चिंतित है, रिश्तेदार भी चिंतित हैं, लोग परेशान हैं कि एक व्यक्ति ने गुस्से में आकर जो तांडव मचाया है, जो कर्म किया है, वाकई उस इलाके को के लोग उस घटनाक्रम को शायद ही कभी पूरी ज़िंदगी में भूल पाएंगे। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते जाते आपको बताना है कि जो डीआईजी अलीगढ़ हैं प्रभाकर चौधरी, उन्होंने मीडिया के सामने एक बयान दिया कि इसमें 4 सदस्यीय जांच दल बनाया गया है, 4 अलग अलग रिपोर्ट करेंगे, और जितनी जल्दी हो सकेगा चारों की रिपोर्ट तैयार करने के बाद अदालत में लगाई जाएगी चार्जशीट, और चार्जशीट लगाने के बाद इस आरोपी को कम से कम समय में सजा दिलाने की कोशिश की जाएगी। दोस्तों, जाते जाते सीतामढ़ी के रहने वाले हैं प्रमोद यादव, आज इनका जन्मदिन है। इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। और कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें आनंदी रावत हैं, पृथ्वी राज सिंह, कालीचरण राजपूत, नंदू कुमार, जसमीत सिंह, तस्लीम खान, जगदीश प्रसाद, आकाश, शौर्य सिंह, रविंद्र गुप्ता, जमाल खान, पिंटू साहनी, आदित्य सिंह, अतुल रावत, दुर्गा सिंह, दीननाथ वर्मा, श्याम बहादुर, शकील शेख, दीपक कुमार, मोहम्मद असलम, आज़ाद, विनोद वर्मा, कार्तिक वर्मा, ये इन लोगों ने नाम लेने की अपील की थी। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।